नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 19 और 20 फरवरी पहले दिन योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है उसका जवाब देते हुए महाकुंभ के दौरान, महाकुंभ शुरू होने से पहले से जिस तरीके से इस बड़े आयोजन का विरोध किया गया, जिस तरीके से इसे लेकर के दुष्प्रचार किया गया, लोगों को डराने की कोशिश की गई, अधिकारियों पर यहाँ तक के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले किए गए, व्यवस्थाओं को लेकर के तमाम तरह की दुष्प्रचार जो है वो की गई, उस पर खुलकर बोले योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव को जमकर धोया, और केवल अखिलेश यादव को नहीं, पप्पू और टप्पू, ये दो नाम लेते हुए उन्होंने राहुल गांधी को भी घेर लिया, कांग्रेस को भी घेर लिया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गलत बयानी की थी। इसके अलावा जो दो घटनाएं हुई, वैसे तो 4 घटनाएं हुई, 2 आगजनी की, एक छोटी सी, एक दूसरी, एक जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी उसकी डिटेल जानकारी देते हुए, और जो दिल्ली में हुई वो तो योगी जी के हाथ में नहीं थी, पर उसके बारे में भी उन्होंने बात की। और इन्हें लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, तमाम दूसरी चीजों को लेकर के जिस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसे लेकर के योगी आदित्यनाथ ने हर तरीके से मुस्कुराते हुए भी, संयत भाषा में भी, आक्रामक भाषा में भी, न केवल विपक्ष को, दुष्प्रचार करने वालों को जवाब दिया, बल्कि ये भी कहा कि ये दुनिया का अब तक का सफलतम आयोजन है। दुनिया के किसी भी देश में 54-55 करोड़ लोगों ने एक जगह, एक छोटे से कालखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। 20 फरवरी यानी उत्तर प्रदेश का बजट, जो 8 लाख करोड़ को भी पार कर गया है। इन दोनों मुद्दों पर आज बात करेंगे, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से आपके जाने पहचाने सुपरिचित चेहरे वीरेंद्र नाथ भट्ट। वीरेंद्र जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है। नमस्कार वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो बजट के बारे में चर्चा करते हैं। बजट में क्या खास है? मैंने मोटे तौर पर देखा है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। बाकी अलग अलग सेक्टर के लिए जो बजटीय प्रावधान होते हैं वो तो है ही, और उसमें जो एलोकेशन दी की जा रही है वो काफी बढ़ा करके की जा रही है। और कई एक्सप्रेसवे, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे है जो प्रयागराज से मेरठ तक था, उसको हरिद्वार तक बढ़ाने की बात है। कई दूसरे एक्सप्रेसवे और बनाने की बात हो रही है। तो थोड़ा सा बताइए कि बजट में क्या विशेष है? देखिए, बजट के बारे में जो बुनियादी बात है, जो कभी कोई नेता नहीं करता और कोई मीडिया पे चर्चा नहीं होती है, बजट के 2 हिस्से होते हैं। पहला एक्सपेंडिचर साइड, यानी सरकार क्या कहाँ क्या व्यय करेगी, और दूसरा है प्राप्ति साइड, यानी सरकार की आय, उसकी रिसीट क्या है। हर नेता ये कहता है कि हम जो है ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। लेकिन ये नहीं बताता कि इसके लिए पैसा लाएँगे कहाँ से? जैसे कि तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह नहीं बँट रही है, पेंशन नहीं बँट रही है हिमाचल प्रदेश में। कर्नाटक में उन्होंने सब कुछ फ्री बाँट दिया, अब वहाँ पे बिजली के दाम भी बढ़ गए, बस के किराए भी बढ़ गए, पानी का जो है की भी दर बढ़ गई है बैंगलोर में, और भी कई चीज़ों में वृद्धि हुई है।
और वही हाल तेलंगाना में हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने इसको बदला है और इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी भी किया था और तब ये एक बिल आया था, कानून बना था, आज भी कानून जारी है, एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसमें राज्य सरकारों के ऊपर बजट कि वो कितना कर्जा ले सकते हैं, उसकी एक सीमा तय कर दी गई थी, एक कैप लगा दिया गया था, इससे ज़्यादा आप बोरो नहीं कर सकते। और आज जो है पंजाब और तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल और ऑल्सो महाराष्ट्र, बंगाल कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। उनकी जो आय होती है उस वो 50% केवल पुराने कर्जों के ब्याज और मूल के भुगतान में जाती है। योगी आदित्यनाथ का बजट भी जो मैं कह रहा हूँ, वो उसपे खरा उतरता है कि उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि हम खर्चा क्या करेंगे, उसमें ये भी बताया है कि हम पैसा कहाँ से लाएँगे और कितना लाएँगे। यानी सरकार के जितने खर्चे हैं, वो हम अपनी आय से पूरा करेंगे और उसके बाद भी कुछ पैसा बचेगा। आपकी आय जो अगर आपकी साल में 1 लाख रुपए आय है और आपने 90,000 में सारे खर्चे पूरे कर लिए और वो खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो ₹10 बच गए, वो है रेवेन्यू सरप्लस। अगर आपने कार खरीदी और उसके लिए लोन लिया, तो उस लोन का रिपेमेंट भी आप अपनी आय से ही करिए जो 1 लाख रुपए की आय है। तो आप ठीक है। लेकिन आप अगर लोन आपने लिया है और लोन को रीपे करने के लिए आप लोन ले रहे हैं, तो आप जो है कर्ज़े के जाल में फँस गए। तो आज के बजट की सबसे बड़ी बात ये है जो 8 लाख करोड़ का जो बजट है, इसमें सरकार की जितनी योजनाएँ चल रही थीं और और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, सरकार का जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है जिसमें कमी नहीं की जा सकती। यानी वेतन, पेंशन, पुराने कर्ज़ों का ब्याज, मूल का भुगतान, सरकार का जो है सारे एस्टेब्लिशमेंट में जो लाखों गाड़ियाँ हैं, उनके लिए पेट्रोल और डीज़ल का खर्चा और ऑफ़िस का मेंटेनेंस, किराया, बिजली का खर्चा और जितनी भी जो ग्रांट दी जाती है प्राइमरी स्कूलों को, इंटर कॉलेज को, हाई स्कूल को, डिग्री कॉलेज को, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को वो। और जो ग्रांट दी जाती है नगर निकायों को और पंचायत संस्थाओं को। और उसके बाद विकास कार्यों के लिए जो खर्चा आप करते हैं, वो आप पैसा बोरो करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आज के बजट में ये पहली बार यूपी में हो रहा है कि टोटल बजट का करीब 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। तो यानी और जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में, मूलभूत सुविधाओं में, हाईवे में, एक्सप्रेसवे में, रेलवे में, पावर प्लांट में, ट्रांसमिशन लाइन में, पोर्ट में, एयरपोर्ट में अगर आप ₹1 खर्च करते हैं, तो उसमें इकोनॉमी में ₹3 की वृद्धि होती है। ये सीधा-सीधा इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, जो शुद्ध मैथमेटिक्स है, जिसमें कोई राजनीतिक जो है बयानबाज़ी यहाँ नहीं चल सकती। तो तो आज के बजट में सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार को की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत कंफर्टेबल है। सरकार अपने सारे खर्चे अपनी आय से पूरा कर रही है। उसके बाद सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कैपिटल एक्सपेंडिचर की नई या विकास पे काम करने की योजनाओं पे काम करने की घोषणा की है। जो सबसे नई बात बजट में है जिसकी चर्चा नहीं हो रही है कि सरकार ने ये घोषणा की है कि जितने सरकारी विभागों में, निगमों में, नगर निकायों में जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या आउटसोर्स किए गए हैं यानी किसी थर्ड पार्टी ने उनको दिया है सरकारी विभागों को, उन सबको जो है अब एक सरकार एक एक निगम बनाएगी और निगम के माध्यम से उनको हर माह वेतन मिलेगा और अभी उनको 10,000 11,000 रुपए मिलता है। अब उसके बाद ये वेतन बढ़ के उनका 16,000 से 20,000 रुपए हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा शोषण हो रहा था लाखों कर्मचारियों का जिसके बारे में आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था। यूपी का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ जहाँ जिलाधिकारी के कार्यालय में या एसपी के कार्यालय में या कमिश्नर के कार्यालय में या अन्य विभागों के कार्यालय में जहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल या आउटसोर्स एम्प्लॉय ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने किया है, जिससे सीधा फ़ायदा वास्तव में उस वर्ग को होगा, जिसकी कोई आवाज़ नहीं थी, जो कोई संगठित लोग नहीं थे, जिनका कोई यूनियन नहीं था, जो कभी हड़ताल नहीं करते थे, जो कभी सड़क पे नहीं उतरते थे और इसके पहले आज से 4 साल पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बड़ा काम कर चुकी है। 50,000 से ज़्यादा यूपी पावर कॉर्पोरेशन के ऐसे ही कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयी के लिए न्यूनतम वेतन तय किया।
उनको इंश्योरेंस योजना का लाभ दिया, उनको पेंशन योजना का लाभ दिया, उनका सबका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुलवाया। तो ये जो बजट में आज सरकार ने जो कल्याणकारी योजना की जो घोषणा की है, मेरे ख्याल से ये दिखाती है कि ये सरकार बेहद संवेदनशील है, जिसके करने के लिए सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं था, ना कोई उसके पास कोई बड़े-बड़े ज्ञापन आए थे। तो ये जो आज फैसला सरकार का है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और सरकार और ये मुख्यमंत्री ने कहा ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हर बजट का एक थीम होता है और ये बजट सनातन संस्कृति की ओर समर्पित है और उन्होंने अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी मिर्ज़ापुर और अन्य और ये नैमिषारण्य, चित्र सीतापुर, संमिश्रित चित्रकूट कहते वगैरह। हैं। इन सब तमाम लोगों के लिए करीब जो है 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की व्यवस्था की है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की और जो अर्बन एमिनिटीज़ की सुविधाएँ, उस इलाके में सफाई हो, सड़कें हों, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हो, सीवेज हो, ड्रेनेज हो, सफाई हो, इस सब के लिए किया है। और इसको ये कहना कि ये हिंदुत्व की राजनीति से प्रेरित है, ये जिन लोगों को ये समझ नहीं है, मैं उनके लिए बता दूँ कि सनातन अर्थव्यवस्था के बारे में इस देश में जानकारी लगभग शून्य है। हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों के आने पहले तक इसमें पे इसमें आधारित मैं इसमें मैं एक प्रश्न जोड़ देता हूँ, आपको सुविधा हो जाएगी। जी, मैं एक आंकड़ा देख रहा था बजट में, 2024 में 65 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए हैं, 2024 में। और 2025 में चूंकि महाकुंभ हो रहा है, तो अकेले पिछले 1.5 महीने के भीतर ही 55 करोड़ से ज्यादा तो प्रयागराज 56 हो में, गए सर, 56 करोड़। 56 करोड़ तो प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं। जी, और जाहिर है अयोध्या, काशी, देशी विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। यानी पर्यटन एक बड़े उद्योग के रूप में उत्तर प्रदेश में आकार ले रहा है और अब वो दिन दूर नहीं है जब इस योगी मॉडल को, या मैं कहूं कि सनातन पर्यटन मॉडल को, दूसरे प्रदेश अपनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसको पर्यटन कहना उचित नहीं होगा, इसको कहना होगा तीर्थाटन। ये टूरिस्ट नहीं है, ये तीर्थयात्री हैं। अयोध्या में कुंभ मेला प्रारंभ होने से लेके अब तक लगभग 2 करोड़ तीर्थयात्री आ चुके हैं। इससे ज़्यादा तीर्थयात्री काशी पहुँच चुके हैं। काशी शहर आज की तारीख में भी पूरा ठसाठस भरा हुआ है। लोगों का सड़कों पे चलना मुश्किल है और लेकिन जहाँ पे और एक रिपोर्ट आई थी कि जहाँ एक दिन में वहाँ पे दाल, चावल, गेहूँ, आटे के 250 ट्रक आते थे। जनवरी में कुंभ मेले के बाद से एक दिन में वहाँ पे 800 ट्रक माल बाहर से आ रहा है और इसी अनुपात में सब्जी, तेल और मसाले की डिमांड बढ़ी है। आज अयोध्या में महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है, वो गाज़ियाबाद से ज़्यादा हो रहा है, 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का ये हो रहा है। और आज जो है अयोध्या में सरकार ने एक योजना बनाई थी होम स्टे। लोग अपने घरों में सरकार से पंजीकरण करने के बाद तीर्थयात्रियों को अपने घर में ठहरने की सुविधा दे सकते हैं। एक आदमी की महीने की आय जो एक सामान्य व्यक्ति था, 10,000 रुपए भी नहीं कमा पाता था, आज वो 60,000 से 1.5 लाख रुपए महीने में कमा रहा है। ये अयोध्या में हुआ है। सरकार ने कुछ कुछ नहीं किया है, केवल उनको ये एनेबलिंग प्रोविज़न किया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, पर्यटन विभाग से पंजीकरण के बाद। तो अब जिस तरीके से ये यूपी अर्थव्यवस्था में जो सनातन अर्थव्यवस्था का जो उभार देखने को मिला है, आप सोचिए आज मुझे गृह विभाग के एक अधिकारी बता रहे थे कि प्राचीन परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति से लेके महाशिवरात्रि तक ही कुंभ मेला रहता है। लेकिन अभी इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं कि जो व्यवस्था वहाँ बनाई गई है, उसको हमें होली तक कम से कम बनाए रखना होगा, क्योंकि लोग आ रहे हैं जो लोग आ रहे हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। ये स्थिति वीरेंद्र जी है। वीरेंद्र जी हाँ, ये बताइए, एक खबर और आई थी अभी 2 दिन पहले। अयोध्या का जीएसटी कलेक्शन नोएडा और गाजियाबाद को पीछे छोड़ गया।
आप जी, यही इनके मैंने बताया भी आपको। आप इनके सिर पर टोपी छोड़ेंगे या नहीं? किनके सिर पर? अखिलेश यादव एंड कंपनी। देखिए ये ऐसा तो है, ये अखिलेश तो यादव बाल के संग देखिए ये अखिलेश यादव को एक मोटी बात समझ लेनी चाहिए। मैं आपको पुरानी बात सुनाता हूँ। 1986 में नवंबर में मैं दिल्ली गया था। तो मैं एक बीजेपी के एमपी थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे हैं, बहुत अच्छे ऑथर रहे हैं। लोग जानते हैं उनको, दुनिया में नहीं है वो। केवल राम मलकानी, केआर मलकानी साहब से मिला था मैं। वो भी सिंध पाकिस्तान से आए थे माइग्रेट होकर के पार्टीशन के बाद। तो उन्होंने कहा कि अयोध्या का मंदिर का जो आंदोलन है, वो केवल एक मंदिर बनाने मात्र का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन भारतीय प्राचीन संस्कृति के जो भी हमारे प्रतीक हैं, उनको रिक्लेम करने का आंदोलन है, उनके पुनर्प्राप्ति का आंदोलन है और यह किसी मज़हब के खिलाफ नहीं है, यह किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। यदि बाबर ने मंदिर तोड़ के अगर मस्जिद बनाई थी, तो हम अपना मंदिर वापस चाहते हैं। यदि भारत के मुसलमान बाबर को अपना हीरो, अपना मानक, अपना आदर्श, अपना पूर्वज मानते हैं, तो इसलिए समस्या है। भारत के मुसलमानों का बाबर से, तुर्कों से, मुगलों से, अरबों से कोई लेना-देना नहीं है। कोई उनका आधार नहीं है तो ये समस्या आज भी चली आ रही है और लोग इसको कुल ये मामला है। तो ये जो है तो और ये और अब जो है 40 साल हो गए ताला खुले अयोध्या का और इस बीच में कार सेवा हुई, फिर मस्जिद का डेमोलिशन हुआ, फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला। 9 नवंबर 2019 को निर्णय भी आ गया, मंदिर निर्माण कार्य शुरू भी हो गया। पिछले वर्ष 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी शुरू हो गई और अब तो 12 करोड़ लोग वहाँ दर्शन भी कर चुके हैं और अब यही अभियान चल रहा है काशी में, मथुरा में, संभल में, बदायूं में और कुतुब मीनार में, भोजशाला मध्य प्रदेश में और कई जगहों पर। तो इसको ये मान के चलना, अगर हम सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना चाहते हैं, तो ये किसी भी अन्य मज़हब के खिलाफ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने इसी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से असेंबली में रेखांकित किया कि सनातन भारत का राष्ट्रीय धर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य मज़हब के लोग हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, उनको कोई खतरा है। भारत के संविधान में सबसे बड़ी गलती में जो सबसे बड़ा कमाल का काम किया है कि उसने धर्म और मज़हब को एक बना दिया है। धर्म धर्म सनातन है। इसका ना आदि है ना इसका अंत है। किसी एक व्यक्ति विशेष ने इसकी स्थापना नहीं की। ये किसी आसमान से उतरी हुई किताब की पर आधारित नहीं है। ये किताब पे नहीं चलता है। लाइक क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम उनकी बाइबल है और इस्लाम की कुरान है। उनका उनका पैगंबर जीसस है, उनके पैगंबर मोहम्मद हैं। उनकी पुस्तक बाइबल है, इनकी पुस्तक कुरान है। ये इन दोनों पुस्तकों से बंधे हुए हैं। हम किसी पुस्तक से बंधे हुए नहीं हैं। और हमारी संस्कृति में ये नहीं सिखाया गया है कि दिन में 5 बार हम कहें कि साहब जो है हमारे राम के सिवा दुनिया में कोई है ही नहीं। ये हम नहीं कहते। इस्लाम कहता है दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं है अल्लाह की अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। ये वो कहते हैं। यही मानना क्रिश्चियनिटी का है कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है ये दैत्यों का धर्म है, ये डेविल्स रिलिजन है, ये वो कहते हैं। तो ये मूल बात हमें समझनी होगी और ये और धर्म और मज़हब को जो संविधान ने एक बता दिया, ये सारी समस्या की जड़ वही हो रही है और योगी आदित्यनाथ इसी को जो है बार-बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट और जिहादी या जो कहा जाता है पंच मक्कार, मैकाले, मुल्ला, मार्क्सवादी, मिशनरी और मीडिया ये पाँचों लोग जो हैं सनातन संस्कृति के दुश्मन हैं। और एक बात हमें याद रखनी चाहिए, दुनिया में जितनी प्राचीन सभ्यताएँ थीं, उनको नष्ट या तो किया क्रिश्चियनिटी ने या इस्लाम ने या उसके बाद जो जो कॉलोनियल ताकतें उभरी यूरोप से, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पुर्तगाल है, स्पेन है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, इन्होंने नष्ट किया। इन्होंने पूरा नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासियों का समूल नाश कर दिया।
अमेरिकन जेनोसाइड के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कनाडा के मूल निवासियों का समूल नाश कर दिया, आज एक नहीं बचा है। और जो थोड़े बहुत बच गए हैं अमेरिका में, उनको कहा जाता है रेड इंडियंस। उन्होंने और क्रिश्चियनिटी ने ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों का समूल नाश कर दिया। न्यूजीलैंड में मूल निवासियों का समूल नाश कर दिया, फिर भी मावरी ट्राइब वहां एक बची हुई है। और कुछ जनजाति के ट्राइब के लोग बचे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो आज भी अपने प्राचीन तरीके से पेड़ों की, जानवरों की छाल पहन के रहते हैं। तो योगी जी जो बार-बार कह रहे हैं, वो केवल हमारा जो हमारा प्रयास है, भारत के प्राचीन संस्कृति की पुनर्स्थापना, और अंग्रेज और तुर्क और ईरानी और अरब, जिन्होंने उन्होंने पिछले 1000 साल में जो हमारी संस्कृति में जो ज़हर घोला है, जो औपनिवेशिक जो उन्होंने ज़हर घोला है, जिस तरीके से वैंडलाइज़ किया है, मंदिरों को तोड़ा है, लूटा है, लाखों गुलामों को, महिलाओं को पकड़ के यहाँ से ले गए और काबुल और बुखारा के बाज़ार में बेच दिया। और जिस तरीके से मुगलों के ये जो, मैं तो कहता हूँ, ये जो तुर्क थे, जो अपने को मुगल कहते हैं, ये सब जिहादी भेड़िए थे। और इस सारे इतिहास को जो आपने व्हाइट वॉश कर दिया और इसको बहुत सैनिटाइज़ कर दिया और अकबर को ग्रेट बना दिया, औरंगज़ेब को महान बना दिया, इससे लड़ाई है और यही यही विवाद की जड़ है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगरा आए थे और आगरा में वो शिवाजी की 350वीं या साढ़े 300वीं जयंती मनाने आए थे और उस किले में गए, आगरा के लाल किले में, जहाँ पे औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था। और अखिलेश यादव के समय में आगरा में एक म्यूज़ियम बनना शुरू हुआ था, उसका नाम रखा गया था मुगल म्यूज़ियम, जिसको योगी जी ने छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम उसका नाम रख दिया। राष्ट्रपति भवन का जो उपवन है, जो गार्डन है, उसका नाम मुगल गार्डन था। उसका नाम मोदी सरकार ने अमृत उसका बदला है अमृत अमृत उद्यान कर उपवन, दिया। अमृत हम्म। उद्यान कर दिया है। तो डी को और प्रधानमंत्री ने 2014 के 26 मई के अपने पहले भाषण में लोकसभा में कहा था कि भारत को डीकोलोनाइज़ करना है। जो औपनिवेशिक मानसिकता है, जो जो गुलामी मानसिकता में हम जो जो गहरे डूबे हुए हैं, कि हम अपने तौर-तरीके, तीज-त्योहार, परंपराएँ, आज आप जहाँ आप रहते हैं दिल्ली में, मेरठ में, गाज़ियाबाद में, लोगों से पूछिए, कुंभ का पौराणिक आध्यात्मिक महत्व क्या है? आपको 2 लोग नहीं बता पाएँगे क्या है। ये ये देन है पंडित नेहरू के मार्क्सवादी इतिहासकारों के ने जो हमारा जो जिस तरीके से इतिहास का सत्यानाश किया है, कि बिल्कुल, बिल्कुल। भारत की संस्कृति का बोध ही मिटा दिया गया, हम कुछ जानते ही नहीं है। ये और 2 वो शब्दों जो को छ लेकर के 2 शब्दों को लेकर के बड़ी चिल्लपो हो रही है। एक तो योगी जी ने कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया और एक ये कहा कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। इन दोनों बिल्कुल सही बातों को कहा। लेकर के बड़ी परेशानी हो रही है, बड़े पेट में मरोड़ उठ रहे हैं लोगों के। देखिए साहब, 1920 में जब खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसके बारे में आज लोग नहीं जानते हैं। जब आज बात उठती है तो फिर बाद में कम्युनिस्टों ने इसे घुमा दिया, कहा अंग्रेजों की खिलाफत। वो खिलाफत नहीं था। वास्तव में किसी को अगर आपका विरोध करना है तो उसको उसको हम उर्दू में कहते हैं मुखालफत। खिलाफत आंदोलन जो है, तुर्की का खलीफा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध हार गया था और अंग्रेजों ने उसकी सत्ता को से उसको बाहर कर दिया था, उस खलीफा की पुनर्स्थापना करने के लिए जो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, उसको कहते हैं खिलाफत आंदोलन। उसको खलीफत भी कहा जाता है। और प्रॉफेट मोहम्मद के बाद जो उनका उत्तराधिकारी हुआ, जो उनके मज़हब का प्रमुख हुआ, उसको खलीफा कहा जाता है। तो वहाँ से शुरुआत होती है कि हर मामले में मुसलमानों का वीटो चलेगा। जो मुसलमान चाहेंगे वो होगा। 13% उनकी आबादी थी, लेकिन वो 30% एरिया भारत का ले गए और वो माइनॉरिटी थे। वो बड़े मासूम थे, बड़े मज़लूम थे, बड़े सताए हुए थे और वो हिंदू आतंकवादियों का शिकार थे, विक्टिम थे। लेकिन इस छोटी-सी माइनॉरिटी ने इतना बड़ा परिवर्तन करा लिया देश में, और देश का बँटवारा करा लिया। आवाज़ चली गई आपकी।
जी मैं कह रहा हूं शांति दूत भी थे। जी। अब आज अगर योगी जी ये जो पिछले 100 साल से जो लगातार अत्याचार चल रहा है, कांग्रेस उसको आज भी जो है आगे बढ़ा रही है। जिस तरीके से एक अनपढ़ जिहादी मौलाना मौलाना आजाद को पहला शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जो कि ना हिंदी जानता था, ना अंग्रेजी जानता था, उसको आपने शिक्षा मंत्री बना दिया। तो अब उस इतिहास को जब आप सैनिटाइज़ कर रहे हैं, साफ-सुथरा कर रहे हैं, तो लोगों को परेशानी हो रही है। और योगी जी ने जो कहा, अगर वो कठमुल्ला ना कहें तो क्या कहें? कि दारुल उलूम देवबंद में जो जो ये जिहाद की फैक्ट्री है, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? ये जो जमाते उलमा हिंद है, ये भी देवबंद से निकली है। ये जमाते इस्लामी भी देवबंद से निकली है। तबलीगी जमात भी देवबंद से निकली है। जमाते इस्लामी आज भी कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानती। जमात इस्लामी की का जो राष्ट्रीय अमीर है, सद्र है, जो या अध्यक्ष है, जो दिल्ली में बैठता है, तो और जो बैठता है श्रीनगर में, वो दोनों आज़ाद इकाइयाँ हैं। श्रीनगर की जमात-ए-इस्लामी का दिल्ली की जमात-ए-इस्लामी से कोई मतलब नहीं है। यही जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान में भी है, यही जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश में भी है, जो आज हिंदुओं का नरसंहार कर रही है। तो अगर योगी जी कठमुल्ला ना कहें तो क्या कहें? ये जिहादी जो हैं, ये किसी तर्क को, किसी तथ्य को, किसी युक्ति को, किसी प्रमाण को नहीं मानते, केवल ये कहते हैं कुरान हमारा संविधान है और हम अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। और फिर ये कहते हैं कि साहब जो है बीजेपी कम्युनल है और हम तो सेकुलर हैं। तो ये चीज़ें जब और पिछले 100 साल में और विशेष करके आज़ादी के बाद, उसके बाद 1986 में अयोध्या का ताला खुलने के बाद, अयोध्या को लेके जो आंदोलन हुआ, जो-जो कहा गया, ओवैसी कहता है हैदराबाद में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम हिंदुओं को निपटा देंगे। क्या है भाई ये? बताइए ना भई क्या है ये? और आज भी मुसलमान पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे जलवा-जलाल के साथ सनातन धर्म को, हिंदुओं को गाली देता है। आज भी मुसलमान हमको हिंदू नहीं कहता, वो हमको गैर मुस्लिम कहता है। क्या हम काफ़िर नहीं हैं? और मैंने एक बड़े मौलाना से पूछा कि आप कुत्ते को कुत्ता बोलते हो, बिल्ली को बिल्ली बोलते हो। आप कुत्ते को गैर बिल्ली नहीं बोलते, बिल्ली को आप गैर गैर कुत्ता नहीं बोलते। तो आप और आप कुत्ते-बिल्ली को जो सम्मान देते हो, वो हमको देने को तैयार नहीं हो, आप हमको गैर मुस्लिम बोलते हो। हमारी क्लियर पॉजिटिव आइडेंटिटी है कि हम सनातनी हिंदू हैं। ये नेगेटिव आइडेंटिटी आप हमें क्यों देते हैं कि हम गैर मुस्लिम हैं? तो अगर ऐसे लोगों को अगर योगी कठमुल्ला ना कहें तो क्या कहें? सही है। योगी आदित्यनाथ ने कल सदन में जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की धुलाई और पिलाई की है, जरा उस पर उनके बयानों के छोटे-छोटे अंश सुनते हैं, फिर मैं आपकी जी, जी। प्रतिक्रिया पर आता हूं। ही हमें ये सब बुरा नहीं लगता, इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी को, जिन्होंने उन अफवाहों की ओर ध्यान भी दिया, कि उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे वो? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं,
जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। एक और सुनते हैं। प्रश्न खड़ा हो रहे थे और महोदय मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करनी, इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है। दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है और कितना दुष्प्रचार हमारे विपक्ष के मित्रगण करेंगे। मैं देख के भौचक हूं कि कैसे ये लोग पूरी व्यवस्था को झुठलाने का काम कर रहे थे और किस प्रकार की व्यवस्था पैदा करने का काम कर रहे थे। इसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, इसने महाकुंभ के बारे में जो दुष्प्रचार किए, इसमें इन्होंने कहा था कि डिजिटल कुंभ के बारे में जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे थे, इस डिजिटल कुंभ का ही परिणाम है कि 22,000 से अधिक श्रद्धालु जो इस पूरे आयोजन के दौरान अलग अलग समय में मिसिंग हुए थे, यानी गायब हुए थे, अपने परिवारजनों से बिछुड़े थे, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं। कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय, इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये है, ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे, उसकी एक सीमा होती है। ऐसे ही द हिंदू ने दिया है महाकुंभ स्टैम्पेड फॉर मिसिंग तेलंगाना वोमेन फाउंड सेफ। ये हिंदू लिखता है कुंभ के बारे में। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे, ये गोरखपुर का है। और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद। 20,000 से ज्यादा बिछड़ों को अपनों से मिलाया। अमावस्या पर, मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा परिवार से हो गए थे दूर, और ये सभी लोग मौनी अमावस्या के दिन 8,725 लोगों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। मकर संक्रांति में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 को और 15 जनवरी को 598 श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाया गया। और बसंत पंचमी के दिन 2, 3 और 4 फरवरी को 813 श्रद्धालुओं को डिजिटल खोया पाया केंद्र की मदद से उनके परिवारजनों को मिलाने का काम किया गया। वीरेंद्र जी, इतना सफल आयोजन, इतने लोगों ने आस्था की पावन डुबकी लगाई, इसकी वाहवाही करने के बजाय रोजाना विश्वमन, विषैला, झूठा प्रचार करना, योगी उसका सरकार कारण है ना की, सर, ये सब चीजें आखिर इनकी अंदरूनी गैरत इनको ललकारती है कि नहीं? इनको नींद कैसे आती है? नहीं, उनकी गैरत ललकार रही है तभी तो कर रहे हैं। उनका जो है एजेंडा ही है समाज में घृणा फैलाओ, हिंदुओं को जाति में बांटो, संभव हो तो सिविल वॉर करा दो, दंगा कराओ, हिंसा हो, खून बहे, और उसके बाद मुसलमानों को जिहाद के लिए के नाम पे तैयार करो और उनका एक मुश्त वोट ले लो और हिंदुओं को बांट करके 4 जातियों का वोट ले लो और सरकार बना लो। ये इनका एजेंडा है। ये अभी पिछला लोकसभा चुनाव में क्या कर रहे थे ये? संविधान हाथ में लेके चल रहे थे, जाति जनगणना की बात कर रहे थे। नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ। छत्तीसगढ़ में 90% से ज्यादा आबादी दलित, जनजाति और पिछड़े वर्ग की है। दलित, ट्राइबल एंड ओबीसी की। कितने वोट मिले कांग्रेस को? सीटें कितनी मिली? यही समुदाय बहुमत में है मध्य प्रदेश में। क्या हुआ कांग्रेस का? और यही समुदाय लगभग आधी आबादी है राजस्थान में। कितने वोट मिले? तो अब और जून 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, सीटें आई 240, कांग्रेस की होगी 99, समाजवादी पार्टी की होगी 37,
इनको लगा कि अब हमारा जाति का जहर समाज के ऊपर सिर चढ़ के बोल रहा है और बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा अब जो है ध्वस्त हो गया और दफन हो गया। लेकिन 3 महीने बाद इनका जो है जो इनका दिवा स्वप्न था वो ध्वस्त होने लगा। पहले अक्टूबर में हरियाणा में, फिर नवंबर में महाराष्ट्र में, उसी नवंबर में यूपी में 9 में 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली विधानसभा के उपचुनाव में, फिर बाकी हो गया फरवरी में। तो जैसे-जैसे इंडी अलायंस बिखर रहा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गाली-गलौज हुई है दिल्ली में, वो वही 2026 में अगले साल होने जा रहा है बंगाल में। तो अब इनके सामने संकट खड़ा हो गया अस्तित्व का, कैसे अपने को बचाएँ? तो अखिलेश यादव और अखिलेश यादव है, बिहार में लालू यादव है, तमिलनाडु में डीएमके है, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे हैं, उनका बेटा जो मिनिस्टर है कर्नाटक में वो है और राहुल गांधी है, वो लगातार किस भाषा को बोल रहे हैं? यही तो बोल रहे हैं और यही तो एजेंडा है अमेरिका का। इसी का तो पैसा मिलता है उनको जॉर्ज सोरोस से और अब तो ये इंडिकेशन सरकार की ओर से आया है कि यूएसएड से जितने लोगों ने पैसा पाया है, उनकी जाँच हो सकती है। तो इसकी होगी, घोषणा मेरे ख्याल से बहुत जल्दी होने वाली है। बिल्कुल होगी। एक एक जरा और सुन लेते हैं योगी जी का, जिसका मैं जिक्र शुरू में कर रहा था। सबसे बड़ा आयोजन कैसे बन चुका है? दुनिया के जो सबसे बड़े आयोजन है, जिसमें जर्मनी का अक्टूबर फेस्ट, इसमें 72 लाख पर्यटक आते हैं। रियो कार्निवल ब्राजील का है, इसमें 70 लाख पर्यटक आते हैं। और हज मक्का में 25 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये कुल दुनिया की आयोजन की स्थिति है। और अकेले महाकुंभ अभी 1 सप्ताह बाकी है, 56 करोड़ की सीमा लांघ चुका है। महोदय, भारत और चीन के अलावा दुनिया में किसी भी देश की आबादी इससे ज्यादा नहीं है। यूरोपीय संघ की जो आबादी है वह कुल है 44 करोड़ 90 लाख। महाकुंभ में उससे भी ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी है 34 करोड़ 66 लाख। उससे ज्यादा लोग महाकुंभ में आ चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी टोटल आबादी को भी जोड़ देंगे, उससे भी ज्यादा हमारे महाकुंभ में लोग आ चुके हैं। ये तो उन्होंने बताया कि कितने लोग आ चुके और अलग अलग देशों की आबादी के बारे में भी उन्होंने बताया। और जो अब तक आयोजन होते रहे हैं जहां जहां, वो इसके पासंग भी नहीं है भीड़ की दृष्टि से, अनुयायियों की दृष्टि से। और लास्ट में उन्होंने कुछ बात कही थी, जरा सुन लेते हैं, फिर आपकी टिप्पणी लेते हैं। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। जी। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया। मुझे याद है हर जाति, मत और मजहब के लोग अगर आए हैं श्रद्धा भाव के साथ तो उन्होंने आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई। हां, अगर कोई चिढ़ाने के लिए आया है तो वहां पर उनको वैसे दुत्कार करके भगा भी दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने केवल इनको निवस्त्र ही नहीं किया है, इनके इरादों को ही
ध्वस्त नहीं किया है, एक्सपोज नहीं उन्होंने किया एक है, बात और खतरनाक बात कही है। उन्होंने शंखनाद कहा है कर कि दिया। सनातन राष्ट्रीय धर्म है और सनातन राष्ट्रीय धर्म के तहत भारत में सभी पंथ और मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित है। अब बिल्कुल। अगर योगी आदित्यनाथ के रहते अगर मुसलमानों को परेशानी नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की राजनीति ही मुसलमानों को बीजेपी का, योगी का भय दिखा के चलती है कि भैया एक साथ तुम लोग भेड़ चाल बन के भेड़ की तरह वोट देना। लेकिन आज योगी जी को 8 साल हो गए, केवल संगठित माफिया अपराधी के अलावा कौन से मुसलमान को परेशानी हो गई? बल्कि मैं जानता हूं पश्चिम यूपी में, मेरठ में, गाजियाबाद के मुसलमान बड़े व्यापारी तो प्रसन्न हैं कि उनसे वसूली बंद हो गई। तो आम मुसलमान, आम हिंदू को कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल मज़हब के ठेकेदारों को है और किसी को समस्या नहीं है। अब अगर योगी जी के मुँह से ये बात निकल रही है, अब ये बात तो हम सेकुलर हैं, हम समाजवादी हैं, ये तो हम बोलेंगे कि हम मुसलमानों को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। अब योगी जी भगवा पहन के अगर मुसलमानों को सुरक्षा की गारंटी अगर देंगे, तो समाजवादी पार्टी की दुकान में बचेगा क्या? ये समस्या संकट है। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट है। और समाजवादी पार्टी को, राहुल गांधी को एक काम कर लेना चाहिए था। प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, मथुरा में जाति जनगणना करवा लेना चाहिए था। इकट्ठे लोग एक साथ आ गए हैं। एक ही स्टेशन पे अगर 60 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे, तो आधी आबादी तो वहीं आ गई। भैया एक बार जाति की जनगणना करवा लो, उसमें कौन दलित है और कौन कौन जनजाति का है और कौन पिछड़ा है। तो ये हिंदू चेतना का विस्तार जैसे जैसे होगा, जितना ज्यादा लोग जाति की संकीर्णता के बाहर आएंगे, उतना कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट बढ़ेगा। ये समस्या है, इसलिए गाली दे रहे हैं। वो आप देखिएगा, ये आने वाले दिनों में भी ये खत्म होने वाला नहीं है। ये आज ही अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं हार्वर्ड की एक पुस्तक दूंगा, योगी जी को मैं भेंट करूंगा कि कुंभ मेले के आयोजन के बारे में जो उनकी सरकार के समय हुआ था 2013 में। तो वो अखिलेश जी अब योगी जी को कुंभ मेले के बारे में हार्वर्ड से सीखेंगे वो। योगी जो स्वयं जो है महंत हैं, नहीं, और उनको योगी जी ने तो सीएजी की रिपोर्ट पढ़ के कहा है वो सब कुछ। हाँ वो सीएजी की जो रिपोर्ट 2014 की है, उसमें लिखा है हाँ ये सब के क्या क्या गड़बड़ियां हुई है। हाँ, हाँ, वो तो रिपोर्ट टेबल हो चुकी बहुत पहले। तो कुल मिलाकर के अब इंडी अलायंस के सामने अगर अगर हम हिंदू लोग, हम काफिर लोग अगर जाति को लेकर के एक दूसरे का सर नहीं फोड़ेंगे, तो राहुल गांधी फिर किसके सर पे मलहम लगाएंगे? किसको पुचकारेंगे? क्या करेंगे वो लोग? ये संकट है उनके सामने। और कुंभ मेले को लेकर के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार षड्यंत्र हो रहे हैं। मैं इनसे और ये जो लोग सेकुलर हैं, उनसे बात पूछी जानी चाहिए कि अगर कुंभ में सब कुछ ठीक है, तो एनएसजी कमांडो क्यों बैठे हुए हैं प्रयागराज में? अगर अयोध्या में कोई खतरा नहीं है, तो एनएसजी की यूनिट वहां क्यों बैठी हुई है अयोध्या में? बॉम्ब स्क्वाड क्यों बैठा हुआ है अयोध्या में? सुरक्षा का जो हर संभव जो प्रयत्न हो सकता है, वो अयोध्या में किया गया है सुरक्षा के लिए, मंदिर के लिए। क्यों बैठा हुआ है भाई? कौन लोग हैं कल वो? और उनके कल बारे ही में आज तक क्या बयान दिया है अखिलेश यादव ने या कांग्रेस पार्टी ने? कल ही एक ड्रोन गिरा है अयोध्या जी, में। गिराया गया है, यस। हम्म। तो इसलिए ये हमारी एक ये सभ्यता की लड़ाई है। ये हिंदुओं की सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो 1000 साल से चल रही है। और अब ये एक मुकाम पे आ रही है। और ये लड़ाई हमारी कहाँ पे है? कल दिल्ली के झंडेवाला में आरएसएस का मुख्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, वहां पे संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो भाषण है, वो लोगों को पढ़ लेना चाहिए। उनको समझ में आ जाएगा कि भारत में लड़ाई क्या चल रही है और मुद्दा क्या है। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।